चलिए अगर उनको मुद्दा बनाना था। जी एक जी सवाल ये बन रहा है कि जो खास करके जो कांग्रेस के लिए जो एक और कांग्रेस हालांकि मजबूत स्थिति में वहां पर हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने एक तो जो इस बार अलायंस किया वो उस प्रकार से फेवरेबल अलायंस नहीं है जिस प्रकार से वोट बैंक है वहां पर। दूसरा ये कि जो हेमंत सोरेन है वो भी इस बार वहां पर चुनाव अलग लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन के अलग लड़ने से, हालांकि हम लोगों की चर्चा इस पर हुई है कि अगर वो अलग लड़ते हैं और कुछ वोट कटता है तो उससे कांग्रेस को कुछ फायदा ही होगा, लेकिन कुछ जो वहां पर जो चर्चा है और खास करके मैं बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट देख रहा था उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक साथ कांग्रेस और हेमंत सोरेन यानी कि जेएमएम एक साथ चुनाव लड़ती तो इसका फायदा कांग्रेस को होता, जो अब होता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, हिमंता जो है वो वैसे ड्रम हो गए हैं कि जब बिहार में आता है तो बजा के खूब ड्रम बजाते हैं इलेक्शन से पहले, उसके बाद उनको एक टिकट नहीं मिलती है, एक सीट नहीं मिलती है हिमंता को। और खास करके जो मनिहारी और कटोरिया दो शेड्यूल ट्राइब्स की सीट थी उसमें एक भी नहीं मिला, बिल्कुल एक भी नहीं मिला। ठीक है, अब उनको असम ले जाके घुमाया गया। विश्वनाथ जिले की जनसभा हमने खबर भी की थी, देखी भी थी पूरी। तो उसमें जो मुद्दे उठाए गए उस मुद्दों की चर्चा तो हम कर चुके, वही एसटी का दर्जा होना चाहिए, जमीन के आवास का पट्टा होना चाहिए। लेकिन अलायंस कब होगा, अलायंस कब होगा? मान लीजिए आप 4 सीट तो दो, कम से कम 5 सीट तो दो। अब ये 31 सीट मांग रहे हैं हेमंता भी। 31 सीट तो कांग्रेस नहीं दे सकती किसी भी कीमत पे, 4-5 सीट दे सकती है। अच्छा, डर ये है, होता क्या है कि मान लीजिए बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभरेगी भी, ये तो तय है। कल को जेएमएम कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय दल है, वहां उनका सिंबल अलग होगा। ये यहां वाला झारखंड वाला सिंबल नहीं होगा जेएमएम का, वहां कुछ और सिंबल मिलेगा। तो वो दल बदल करवाना, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो भी हिमंता जैसा पावरफुल आदमी अगर कम बहुमत आने के बाद भी लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अगर वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनकी पार्टी, वो जो भी जीत के आएंगे जेएमएम के, वो चले जाएंगे वहां। ये तो होता ही है। अरुणाचल में तो पूरी जेडीयू एक दिन उठ के चली गई थी। और इस खेल में हिमंता माहिर है, इस खेल के वो जादूगर हैं। इसलिए भी कांग्रेस ये कह रही है हिमंता से कि आप प्रचार कीजिए, आप अपने कैंडिडेट हमारे सिंबल पे लड़ा दीजिए, ताकि भविष्य में वो कांग्रेस के उस पे लड़ते तो उनके टूट के जाने की संभावना बहुत कम होगी। हालांकि कांग्रेस के 3 सांसद में से तो एक सांसद टूट के चले, प्रदुत बारदोलाई। तो कांग्रेस अपने सांसद नहीं बचा पा रही है, भूपेंद्र बोरा जैसा बड़ा ओबीसी लीडर नहीं बचा पा रही है कांग्रेस। तो इनके विधायक कैसे बचेंगे अगर जीत भी जाते हैं हिमंता के? और अगर हेमंत सोरेन, देखिए इसमें यह भी खतरा है, अगर कांग्रेस के सिंबल पे लड़े भी हिमंता के कैंडिडेट, हेमंत सोरेन के, तो एक बात है कि हेमंत सोरेन जब भी जाएंगे इस इलाके में, ये टी लेबरर्स वाले इलाके में, ये बार बार क्या बोलेंगे कि हमको एसटी का दर्जा देना है। और अगर ये बोलेंगे तो कांग्रेस को जो भी दूसरे एसटी का वोट मिलना है वो भी नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ये इससे समझ में आएगा, जो पान जाति के पान, चौरसिया, बरई, ये जो जातियां थी यहाँ आईपी गुप्ता वाली बिहार में, वो एससी दर्जा था, बिहार सरकार ने एससी का दर्जा दे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। अब देखिए उस पर जेडीयू कुछ नहीं बोली, बीजेपी कुछ नहीं बोली। क्यों? क्योंकि दूसरे एससी नाराज थे। और यह भी एक कारण था, जब आईपी गुप्ता गए आरजेडी के साथ अलायंस में तो दूसरे एससी समाज ने एनडीए को वोट दिया। उनको लगा कि एससी समाज में एक और जाति घुस जाएगी तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ये रिजर्वेशन का मामला जो होता है वो एक पतली सी डोर पे घाटी को पार करने जैसा है। पतली सी डोर पर बिना सहारे के आपको 2% वोट मिल सकता है, 10% वोट आपका जा भी सकता है। तो ये खतरा है, ये खतरा है। अगर हेमंत सोरेन को आगे करके लड़ेंगे और ये हर जगह जाके एसटी का दर्जा कहेंगे हम देंगे सत्ता में आने पर, तो दूसरे जो एसटी समाज के लोग हैं, जैसे मणिपुर में आप देखिए बड़े बड़े दंगे हो गए मणिपुर में, मैतेई और कुकी में। यही तो था, कुकी एसटी का दर्जा हासिल कर चुका है। जब हाईकोर्ट ने बोला कि मैती को भी एसटी का दर्जा दीजिए तो कुकी ने वो कर दिया, लड़ाई शुरू कर दी। फिर मैतेई भी मैदान में आ गए और 1-2 साल तक मणिपुर जलता रहा। तो रिजर्वेशन इतना सेंसिटिव इशू है कि आप किसी को हाँ या किसी को ना नहीं बोल सकते।
इतने लंबे समय से संजय निषाद यूपी में और बिहार में मुकेश सहनी निषाद को एससी में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना बसपा कुछ बोलती है, ना सपा कुछ बोलती है, ना बीजेपी कुछ बोलती है, क्योंकि उनके एससी वोटर चले जाएंगे। निषाद आएंगे कि नहीं आएंगे इसकी गारंटी तो है नहीं। एससी वोटर नाराज होकर चले जाएंगे कि 6% लोगों को आपने एससी वाला से जोड़ दिया। तो बहुत सारी बातें हैं। राजनीति में कोई एक पक्ष नहीं होता, उसके कई पक्ष और कई पहलू होते हैं। आपको बैलेंस करके चलना होता है, और वो मुझे दिख रहा है कि वो बैलेंस अभी बीजेपी प्लस एनडीए में असम में है, वो संतुलन। और वही बैलेंस बंगाल में ममता बनर्जी के पक्ष में है। ये सामाजिक समीकरण भी है, कास्ट इक्वेशन भी है, अपर कास्ट हिंदू भी उनके साथ है, मुस्लिम भी साथ है, महिलाएं भी साथ है, और जो गवर्नमेंट स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की वो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड हर जगह चला है, तो वो असम और बंगाल में भी चलेगा। जी बिल्कुल। चलिए तो संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हम लोग हाजिर होंगे। तो जो दर्शक हमारे साथ बने हुए इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट आप जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए आपको ये डिबेट कैसा लगा। मुझे दीजिए अनुमति, बने रहिए क्यूआई के साथ। नमस्कार।